कल हमारी जो बातचीत पहुंची थी उसका थोड़ा सा मैं एक बार फिर से एक रिकैप आपको दे देता हूं कि कल हमने बात की थी समाजवाद की और मार्क्सवाद की, और उसी संदर्भ में समाजवाद और मार्क्सवाद के संदर्भ में हमने कहा था कि दो चीजों पर अब हम लोगों को बात करनी है। दो चीजों पर पहले बात कर चुके थे, अब हम दो चीजों पर बात करने वाले। तो एक जो पहली बात जो शुरू हुई थी कल वो थी कम्युनिस्ट आंदोलनों की, ठीक है, कि कैसे 1920 में एम एन रॉय ने ताशकंद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, यानी पहला प्रयास जो किया वो एम एन रॉय ने किया, लेकिन क्योंकि विदेश में था तो देश वाली बात भी कर लेनी चाहिए। 1925 में फिर सत्यभक्त ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहां बनाई? कानपुर में बनाई, तो ये भारत आ गए। उसके बाद कैसे पीसी जोशी ने 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ठीक, और इप्टा बनाया, प्रगतिशील लेखक संघ बनाया, ये सब बनाया, और आखिरी बात ये थी कि जनयुद्ध की लाइन ले ली, ठीक है। यहां थोड़ा सा, क्योंकि कल क्लास हमारी खत्म हो रही थी, ज्यादा समय आपका जो है ना एक शेड्यूल टाइम से नहीं लेना चाह रहा हूं, जब लूंगा तो मैं बता दूंगा कि भाई अब क्लास 3 घंटे की होने वाली है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो, लेकिन ऐसे में ज्यादा समय बढ़ाना नहीं चाहता। तो ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन क्या है, कम्युनिस्ट आंदोलन के संबंध में रखिए कि 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित है ना, इसको ऐसे लिख लो कहीं पर, इतना ही लिखना है इसके अंदर, मेरे साथ समझते चलो, मैं समय दे दूंगा, लिख लेना। पहली चीज क्या हुई कि 1917 की रूसी क्रांति से ये एक प्रभावित एक आंदोलन है। सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ, ये बाद में आप समझ जाएंगे, रूस और कई अन्य इलाकों को मिलाकर एक संघ बनता है जिसको सोवियत संघ कहते हैं। उसमें सोवियत दरअसल राज्य नहीं है, सोवियत एक तरीके की संकल्पना है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसके बारे में से। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा है, आंदोलनों को समर्थन मिल रहा है कि जैसी क्रांति सोवियत संघ में हुई है वैसी क्रांति दुनिया के अन्य हिस्सों में भी होनी चाहिए, ठीक है। क्रांति कैसी होगी? क्रांति का मतलब है वर्ग संघर्ष। इस अवधारणा को भी अभी यहां नहीं छेड़ेंगे, सब आ जाएगा। मैंने हमेशा कहा है यूपीएससी की तैयारी इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम है, जो कुछ पढ़ोगे सब आपस में जुड़ता चला जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम वर्ग संघर्ष भी पढ़ रहे होंगे, तो ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है, यानी वर्ग संघर्ष की अवधारणा पूंजीपति व श्रमिक में संघर्ष, ठीक है, और भूस्वामी या जमींदार व भूस्वामी व कृषक में संघर्ष। तो मूल रूप से ये मानते हैं कि समाज के भीतर वर्ग संघर्ष होना चाहिए, वर्गों के बीच में संघर्ष हो जाना चाहिए, वहां से क्रांति निकलेगी। तो क्रांति के लिए वर्ग संघर्ष है, तो वर्ग संघर्ष में पूंजीपति का विरोध कौन करेगा? श्रमिक, और भूस्वामी का विरोध कौन करेगा? किसान। तो यहां पर क्या हो गया? दो वर्ग संघर्ष निर्मित हो गए। तो इनकी एक बड़ी भूमिका क्या है? मजदूर या श्रमिक व कृषक या किसान आंदोलन। ये क्या करेंगे कि मजदूर श्रमिकों के बीच में और कृषकों या किसानों के बीच में आंदोलन का निर्माण करेंगे, ठीक है। इनका क्या है? सशस्त्र क्रांति की अवधारणा है, यानी कि हथियार से क्रांति होगी और हिंसा इस क्रांति में अनिवार्य है कि भैया हम हिंसा नहीं बचा सकते, और इस लिहाज से कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। तो ये क्या करेंगे? सशस्त्र क्रांति और हिंसा अनिवार्य और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देंगे। अंग्रेज जो है वो पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ का विरोध कर रहे हैं। वो कहानी भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरी समझ जाओगे, अभी नहीं, खाली इतना समझ लेना है कि ये इनका दर्शन है, इस दर्शन से आगे बढ़ रहे हैं, और इस दर्शन की वजह से कम्युनिस्ट आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन हमारा बन जाता है, जिसमें श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन को हम बाद में अलग से पढ़ते हैं। अभी केवल ब्रीफली आपको क्या लिखना है कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में। तो कल आपने ये लिख लिया था कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे कम्युनिस्ट आंदोलन में, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में। आज ये देखिए, जहां से प्रीलिम्स का सवाल एकदम उठ जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो 3 प्रसिद्ध षड्यंत्र केस है। षड्यंत्र केस, अब भाई अंग्रेजों को हथियार के दम पर उखाड़ फेंकना है तो षड्यंत्र करना पड़ेगा, अंग्रेज करे षड्यंत्र, साजिश रचनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। तो यहां पर अंग्रेजों ने जब भी पकड़ा तो उनको षड्यंत्र केस कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो 3 षड्यंत्र केस हैं जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए, जहां से प्रीलिम्स का सवाल बनेगा। अब एक सवाल तो यही बन सकता है कि पेशावर कानपुर षड्यंत्र केस में पहले से बाद के क्रम में लगाने को देते, ठीक है, कि पेशावर षड्यंत्र केस कब हो रहा है? 1922, आपको ध्यान क्या रखना है? 1922। कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? पेशावर, कानपुर और मेरठ 3 षड्यंत्र हो रहे हैं, एक 22 में, फिर 24 में, एक 29 में, तो क्रम से लगाने को आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि निम्न में से कौन सा षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित नहीं है, ऐसे पूछ देंगे। तो पेशावर, कानपुर और मेरठ में जोड़ दिया उन्होंने क्या? काकोरी षड्यंत्र केस। तो आपको पता है कि वो रेवोल्यूशनरी है,
कम्युनिस्ट नहीं है, क्रांतिकारी है, कम्युनिस्ट नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस है, काकोरी ट्रेन डकैती। तो आपने ये देख लिया। अब इनमें से कौन सा पहला कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस है? जाहिर सी बात है पेशावर 1922। इसमें क्या था? मुजाहिर, जो धर्म का की लड़ाई लड़ने वाले, धर्म से मतलब है कि जो जरूरी लड़ाई है, ठीक है, वो लड़ने वाले कुछ मुजाहिर हैं। तो मुजाहिर जो है उनको तैयार किया गया। करीब 200 लोग ऐसे थे जो ट्रेंड है, जो जाएंगे भारत में घुसेंगे और भारत में घुस के तख्ता पलट कर देंगे। ऐसा सोचा गया कि बोल्शेविक क्रांति जैसी एक क्रांति भारत में कर दी जाएगी। पकड़ लिए गए और पकड़ के पेशावर षड्यंत्र केस चला दिया गया। फिर आया कानपुर षड्यंत्र केस। ये भी वही था कि साजिश रचने का और क्रांति करने का प्रयास था। इसमें कुछ बड़े नेता जो पकड़े गए वो थे शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, नलिनी गुप्ता, श्रीपाद अमृत डांगे, बहुत बड़े नेता बनेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के, और सिंगारावेलु चेट्टियार। फिर आया मेरठ षड्यंत्र केस। श्रमिकों या मजदूरों के भीतर असंतोष पैदा करने का यह प्रयास था और सरकार ने कहा कि यह सरकार के खिलाफ राजद्रोह है। फिर से पकड़ लिए गए डांगे, और इसमें कुछ जो है फिलिप स्प्रेट और ब्रेडले सहित 32 अन्य पर मुकदमा इसमें चला दिया गया। ठीक है, तो दुनिया के अन्य कम्युनिस्ट आकर के इनको मदद भी यहां पर करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में उसी प्रकार की क्रांति जो है हो जानी चाहिए। अब आपने देखा कि ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि सशस्त्र क्रांति करेंगे, हिंसा अनिवार्य है। और जब ये पूरे समाज को दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये चीजें चूंकि मैं छूना नहीं चाहता, क्योंकि यहां कम समझ में आएंगी, तुम सवाल पूछोगे, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं सब सवालों को, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते सब क्लैरिटी आएगी और यहां मॉडर्न इंडिया में इससे ज्यादा समझने की जरूरत है। समाज को ये बांट देते हैं बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच। बुर्जुआ क्या है? पूंजीपति और भूस्वामी, इसमें मध्य वर्ग आता है, लेकिन अभी यही समझो। और इधर कौन है? श्रमिक और कृषक। तो समाज को इन्होंने बुर्जुआ सर्वहारा में बांट दिया। तो जब समाज बुर्जुआ सर्वहारा में बटा तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो क्रांति है वो क्या होगी? क्रांति तो जो सर्वहारा है उसके द्वारा की जाएगी। बुर्जुआ, पूंजीपति, भूस्वामी, ठीक है, और मध्य वर्ग, ठीक है, इसके द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये सब चलता रहा धीरे धीरे। कम्युनिस्ट आंदोलन पर इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ही अभी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड भी हमको बने रहना है। कम्युनिस्ट आंदोलन पर कोई सवाल अभी पूछा जाए इसकी दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी ढंग से ही हमको पढ़ाई करनी होगी, और इससे ज्यादा का इतिहास कुछ है भी नहीं। जो है वो आपको पढ़ना नहीं। विपिन चंद्रा वाली किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको आप सरसरी निगाह से पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ जाए। तो यहां बुर्जुआ सर्वहारा वाली बात आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या कहा कम्युनिस्टों ने? कम्युनिस्ट कह रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं कि हम क्रांति चाहते हैं, और क्रांति जो है कौन करेगा? क्रांति करेगा सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा क्रांति हम चाहते हैं। लेकिन इनका आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके बारे में हम अब तक पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो क्या है? वो तो है बुर्जुआ। इनका यह दावा है कि इसके सब नेता बुर्जुआ हैं, जो पूंजीपति के समर्थक हैं, भूस्वामियों के समर्थक हैं। इसलिए सर्वहारा क्रांति करने के लिए क्या करना होगा? दो तरफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दुतरफा लड़ाई, दुतरफा लड़ाई। एक लड़ाई ब्रिटिश के विरुद्ध, ये संघर्ष ब्रिटिश के विरुद्ध भी करते हैं, और इनका उपनिवेशवाद को लेकर के बहुत ही तगड़ा विरोध है, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ते हैं, लेकिन भारतीय नेतृत्व के भी विरुद्ध, ठीक है। और ये जो हुआ भारतीय नेतृत्व के विरुद्ध, ये 1946 में जाकर जन युद्ध या पीपुल्स वॉर में बदल जाएगा। भारत के बुर्जुआ नेताओं ने आजादी जीत ली, लेकिन इससे सर्वहारा का क्या भला होगा? सर्वहारा को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए एक समय पर जाकर के ये भारतीय नेताओं के खिलाफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन आपने जहां से कल जो है शुरू किया था, उसमें पहले तो आप इसको डिजाइन कर लीजिए, इसको, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये मूल मूल स्थापना इसके भीतर आ गई। इसको डिटेल में हम लोग तब समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे विश्व इतिहास को। इसको ऐसे ही आप उतार लें, 1 से 1.5 मिनट का आपको समय दे रहा हूं समझने की दृष्टि से। कम्युनिस्ट आंदोलन सशस्त्र क्रांति की बात करता है जहां हिंसा अनिवार्य है। पहला पॉइंट हुआ रूसी क्रांति का प्रभाव, सोवियत संघ द्वारा समर्थन, और इनकी समझ कि वर्गों में संघर्ष होगा तो पूंजीपति और श्रमिक में संघर्ष होगा, भूस्वामी और कृषक में संघर्ष होगा, ठीक है। इसलिए मजदूर श्रमिक आंदोलन या कृषक किसान आंदोलन में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख लो, मैं दे रहा हूं 1 मिनट का समय आपको आराम से, तब आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? इसके नीचे जरा 1-2 पॉइंट लिखो, फिर आगे चलूंगा।
कम्युनिस्ट आंदोलन, पहला बुलेट पॉइंट लिखो, कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा था। भारत के भीतर अलग अलग चरणों में कम्युनिस्ट आंदोलन विकसित हो रहा था। अगला पॉइंट, दरअसल भारत में कम्युनिस्टों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, कम्युनिस्टों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष एक विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था, एक विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। अमेरिका व ब्रिटेन के नेतृत्व में पूंजीवादी शक्तियां, अमेरिका व ब्रिटेन के नेतृत्व में पूंजीवादी शक्तियां सोवियत संघ के नेतृत्व में क्रांति का प्रयास करने वाली, क्रांति के लिए प्रयास करने वाली समाजवादी या कम्युनिस्ट शक्तियों के विरुद्ध, कम्युनिस्ट शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में कम्युनिस्टों को कुचलने के यानी उनके आंदोलन को दबा देने के, कम्युनिस्टों को कुचलने के भरसक प्रयास किए। ठीक है, उसके बाद जरा ये वाला एक डायग्राम बनाओ। बना लो इसको। ये तो बहुत कम है, इसके नीचे लिखो, कम्युनिस्टों का मानना था, मैं बोर्ड से हट रहा हूं ताकि आप देख लो आराम से, कम्युनिस्टों का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उच्च वर्गीय, ठीक है, का नेतृत्व उच्च वर्गीय या बुर्जुआ है, इसलिए स्वतंत्रता के निकट आते ही कम्युनिस्ट आंदोलन ने अपनी नीति बदल ली। पीसी जोशी नीति बदल ली, रुको, 1946 में सर्वहारा या मजदूरों किसानों के संघर्ष के नाम पर जनयुद्ध या पीपुल्स वॉर का नारा दिया गया। उन्नीस सौ 1947 तक पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। यह भी सवाल हो सकता है कि निम्न में से कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्वतंत्रता का लगभग पूरा काल महासचिव थे। वे इस नीति के विरुद्ध थे, परंतु बीटी
रणदीवे ने अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय नेतृत्व के विरुद्ध भी संघर्ष का आह्वान किया, संघर्ष का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया, शुरू हो गया। अब लिखो तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह, इसको बॉक्स बना लो, तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह को बॉक्स बना लो और लिखो तेलंगाना उस वक्त हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत, उस हेडिंग में डालते रहना, ये स्क्रीन है यहां पर लेकिन हेडिंग में उसी में लिखते रहो। तेलंगाना उस वक्त हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था। वहां के जमींदार निजाम की पुलिस, जिनको कहा जाता था रजाकार, ठीक है, निजाम की पुलिस, ब्रैकेट में लिख देना रजाकार, के साथ मिलकर किसानों का शोषण करती थी। कम्युनिस्टों ने जमींदारों के विरुद्ध यहां जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उन्हें इस प्रयास में रजाकारों के भीषण दमन का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट लिखना, अंग्रेजी भूराजस्व नीतियों के खिलाफ, ब्रैकेट में लिखना हैदराबाद में, तेलंगाना में जमींदारी और रैयतवारी, अंग्रेजी भूराजस्व नीतियों के खिलाफ, ब्रैकेट में जमींदारी व रैयतवारी, एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अब लिखो, इसे वेटी चक्री उदयन, यही टर्म पूछ ले अगर तो नहीं समझ में आएगा, इसे वेटी चक्री उदयन के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है ये? वेटी क्या है? जजमानी व्यवस्था, ठीक है, तो वेटी चक्री उदयन, उसका उन्मूलन करना है, उससे उदय कर जाना है, ऊपर निकल जाना है। तो ये जजमानी व्यवस्था, वो जितनी भी स्थापित व्यवस्था थी, जो दरअसल जजमानी व्यवस्था ब्राह्मणवाद और इनसे सबसे संबंधित थी, लेकिन वो उसमें बहुत कुछ शामिल था, जमींदारी, ठीक है ना, रैयतवारी, इनका किसानों का शोषण, उनसे करवाई जाने वाली तमाम तरीके की बेगार, उनको समाज के जो है मुख्यधारा से वंचित करने का प्रयास, ये सब चीजें। तो वेटी चक्री उदयन आपको नाम रखना है। दो टर्म्स, एक तो वेटी चक्री उदयन के नाम से इंपॉर्टेंट है, दूसरा है भगेला, बेगारी व्यवस्था। इनको ऐसे लिख लो, वेटी जजमानी व्यवस्था, भगेला बेगारी व्यवस्था, ठीक है। कहां से शुरू हुई? वारंगल जिले के कड़वंडी गांव से, ठीक है। हमने बताया कि निजाम के समय शुरू हुई और स्वतंत्रता के पश्चात जो है स्वतंत्र भारत की सरकार। तो ये वाला पॉइंट जरा थोड़ा सा सही से लिख लो, स्वतंत्रता के पश्चात, यहां तक लिख डालो, मैं टाइम दे रहा हूं, ये वाला भी रुक जाना है, ये मैं लिखवा रहा हूं, उसको लिखो, यहां तक लिख डालो, मैं टाइम दे रहा हूं। आखिरी पॉइंट लिखो इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अतः कम्युनिस्टों ने अपना संघर्ष स्वतंत्र भारत की सरकार के विरुद्ध, स्वतंत्र भारत की सरकार के विरुद्ध जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इस आंदोलन का दमन कर दिया, इस आंदोलन का दमन कर दिया, ठीक है।
उस पुरानी स्लाइड पे थोड़ा वापस आ जाते हैं। दूसरी बात जो हम लोग करने वाले हैं वो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, या इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो कांग्रेस से बाहर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये तो कांग्रेस के भीतर है। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के कोई दल नहीं बनाया है, ये कांग्रेस के भीतर रहकर एक दबाव समूह की तरह कार्य कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि कांग्रेस में धीरे 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 वामपंथ का प्रभाव बढ़ रहा है। वामपंथ का प्रभाव क्या, यही समाजवाद की ओर जो प्रभाव, ठीक है। नेहरू सुभाष की बात हम लोग कर चुके हैं, अगर हम कांग्रेस के अंदर की बात करें, और धीरे 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 आते आते कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठन हो जाता है। तो वामपंथ की ओर ये झुकाव है। अब ये वामपंथ की ओर जो झुकाव धीरे धीरे पैदा हो रहा है, उससे राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बदल रहा है। इसको जरा इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेहरू और बोस कांग्रेस के भीतर समाजवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 1929 में लाहौर में नेहरू जी अध्यक्ष हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा हो रही है। इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि कांग्रेस अब ज्यादा से ज्यादा जो है जनता के लिए आर्थिक राजनीतिक आजादी जीतना चाहती है। कराची अधिवेशन 1931 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लो। कराची अधिवेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां कराची प्रस्ताव पारित किया गया। कराची प्रस्ताव क्या है, मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। पूर्ण स्वराज की परिभाषा क्या है, आजादी का मतलब इतना नहीं है कि अंग्रेजों को भगाओ और हम लोग गद्दी पे बैठ जाए, केवल राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक आर्थिक आजादी भी तो जितनी है, लोगों को आर्थिक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिलाना। तो ये कराची अधिवेशन याद रखना, पटेल इसके अध्यक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है 1936 में एक अधिवेशन जिसके अध्यक्ष है नेहरू, वो है फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, और इसके अध्यक्ष नेहरू हैं। यहां पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। अब फैजपुर तक यहां तक लिखो तुम लोग, उसके बाद मैं कुछ बोल बोल के लिखवाऊंगा। पहला सत्र उसको लिखना, कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ठीक है, फैजपुर। निम्न में से किस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, कराची अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया, कराची अधिवेशन। तो ये ध्यान रखो, लिखो। पहला सत्र जो गांव में आयोजित हुआ, यही कह सकते हैं कि निम्न में से कांग्रेस का कौन सा सत्र शहर की बजाय गांव में आयोजित हुआ, तो वो है फैजपुर। इसके बाद गांवों में सत्र होना शुरू हो गए। तो लिखो फैजपुर, पहला सत्र जो किसी गांव में आयोजित किया गया। सवाल यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सत्र है, कि फैजपुर जो है अधिवेशन वाला फैजपुर निम्न में से किस जगह स्थित है। तो आप लिख लीजिए फैजपुर, फैजपुर महाराष्ट्र के जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित एक गांव है, में स्थित एक गांव है। उसके बाद लिखो अगला बुलेट पॉइंट, ये कृषि कार्यक्रम आया ना, तो कृषि कार्यक्रम से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना है। तो लिखो कृषि कार्यक्रम, इसके नीचे ऐसे एक जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही हेडिंग डाल दो, कृषि कार्यक्रम, और इंडेंट आ जाओ और अंदर से जाकर के बुलेट पॉइंट बनाओ। कृषि कार्यक्रम, पहला इंडेंट बुलेट पॉइंट, अलाभकारी जोतों, अलाभकारी जोतों को कर और किराए से मुक्त करना, कर और किराए से मुक्त करना। अलाभकारी जोत, कुछ जोतें होती हैं जिसमें कोई लाभ नहीं है, ठीक है, तो उनको उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ना टैक्स लगाएंगे ना कर लगाएंगे, ना उनके लिए कोई किराया वसूल करेंगे कि आप ये खेती कर रहे हैं, कर भले मत दीजिए, किराया दे दीजिए। तो दोनों से रोक लग गई, ठीक है ना। कहा कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, और 36 में ये अधिवेशन है, 37 में सरकार बनी ना, ठीक है। तो कृषि क्रांतिकारिता की ओर बढ़ रहा है। अगला लिखो, भू राजस्व में 50% तक की कमी करी जाए, कमी की जाए। भू राजस्व में 50% तक की कमी की जाए। जमींदारी प्रथा, अगला जमींदारी प्रथा तथा बेगार, बेगार का मतलब समझते हो ना तुम लोग, कुछ चीजें होती हैं जिनका पैसा दिया जाता है, कुछ चीजें होती हैं जिनसे बेगार करवाया जाता है। कोई आपके घर में काम करने आता है, उसका काम है चौका बर्तन करना, यानी आपके जो बर्तन वर्तन है उसने धो दिए, झाड़ू पोछा लगा दिया, उसके लिए आप उनको महीने में कुछ पैसे देते हैं। लेकिन वो जब आ गई तो बोले, ए सुनो तुम आ गई, जरा सब्जी भी काट देना, थोड़ा आटा भी लगा देना, ठीक है, अच्छा एक कप चाय बना दो, ये सब बेगार है। अरे जिस चीज का पैसा दे रहे हो वही काम करवाओ, और ज्यादा काम करवाओ तो उसका भी पैसा दो, अगर पैसा बिना दिए काम करवाए तो बेगार है। तो ऐसी बेगार होती थी, कई बार बेगार होती है। हम जब दिल्ली में थे, हमारी माँ आई, तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्प जो आती है करने के लिए, तो उनका यही काम था कि बर्तन धो देना और जो है झाड़ू पोछा कर देना। तो मम्मी जा रही थी, सब लोग जा रहे थे घर, तो उन्होंने उन महिला से कहा जो डोमेस्टिक हेल्प हमारी थी, भाई ये तो घर में रहते नहीं है, कुछ ज्यादा काम वाम तो होगा नहीं, तो तुम्हारा जरा सा जब खाना वाना कभी बनाना हो तो खाना वाना बना देना,
तो देख लेना तुम पूरा जो भी हो, क्योंकि काम तो होगा नहीं, घर तो गंदा होगा नहीं, तो उसमें झाड़ू पोछा रोज करना नहीं है। बर्तन भी कितने होंगे, 2-4 बर्तन अगर हो जाए तो हो जाए। तो हमको ये पता नहीं था। फिर एक दिन वो आई तो बोले भैया खाना क्या बनेंगे, तो रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत हमको होती थी। मैंने कहा आप रोटी बना दीजिए। अच्छा तो सब्जी कौन सी, नहीं हम सब्जी हम बना लेंगे। तो हमने सोचा कि यार हम जो नहीं कर पाते अगर ये कर दे तो बहुत अच्छा, काम नहीं था वाकई। तो हमने कहा कि आप बना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने रोटी बना दी 4-5, हमने सब्जी बना ली। फिर वो घुस गई वॉशरूम में और वहां पर उन्होंने जो है कपड़े वपड़े सब रखे थे उनको भिगो दिया। हमने कहा ये आप क्या कर रही हैं, बोली अरे नहीं भैया आंटी ने कहा था कि अब देख लेना हम ये कपड़े आपके पैंट शर्ट वगैरह से पड़े हैं हम धुले दे रहे हैं। हमने कहा कृपया करके आप यहाँ से उठ जाइए। हमने कहा उठिए आप, उनको उठाया, हमने कहा उठिए। हमने कहा दीदी कुछ भी काम ऐसा आप नहीं करेंगे, रोटी आपने जो है हमसे पूछा, आप नहीं बना पाते थे, हमने आपसे बनवा ली, ठीक है, लेकिन आप ना तो कोई कपड़ा छुएंगे और ना ही कोई दूसरा ऐसा काम करेंगे, ठीक है, जो मुझे करना है। ये आपके काम नहीं, आपका काम झाड़ू पोछा है और आपका काम बर्तन है, वो आप कर दीजिए, उतना काफी है। कभी कभार अगर ये रोटी वोटी की बात है तो ठीक है। फिर हमने मम्मी को फोन किया, हमने कहा मम्मी एक बात बताओ, तो हम कॉलेज जाते थे, हमने कहा कि मान लीजिए हम कॉलेज जाएं क्लास पढ़ाने और वहां कॉलेज में कंडोलेंस हो जाए, कोई दिवंगत हो गया हो तो इसलिए छुट्टी हो जाए, तो हमारे प्रिंसिपल हमसे कह रहे यार वाजपेयी आ ही गए हो, क्लास व्लास तो कुछ है नहीं, तो ऐसा करो लो कपड़ा उठाओ जरा डस्टिंग कर डालो पूरी क्लास की, बड़ा क्लास गंदा लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है क्या, तो बोले ये क्या बात हुई, ये क्या बात कर रहे हो। हमने कहा तो प्रिंसिपल का आप करवा रही हो, उनको पैसा दे रहे हैं जिस काम के उसका पैसा, तो बाकी सब बेकार है, ये बेकार होती है। तो कांग्रेस बेगार के भी विरुद्ध है कि भाई जमींदारी प्रथा और बेगार का हमें उन्मूलन करना है। अगला लिखो सहकारी खेती को बढ़ावा, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती को बढ़ावा या कोऑपरेटिव फार्मिंग, ब्रैकेट में लिख लेना। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, मेरे पास 2 बीघा जमीन, किसी के पास 4 बीघा जमीन, किसी के पास 6 बीघा जमीन, किसी के पास 1 बीघा जमीन, हम 8-10 लोग इकट्ठा हुए, हमने कोऑपरेटिव बनाया, सबके पास कुल जमीन हो गई करीब 30 बीघा। हम सारे लोग मिल करके 30 बीघे पर खेती करेंगे और खेती करेंगे तो क्या होगा, पहले अगर हम 30 लोगों के पास 30 लोग यानी 30 बीघा जमीन के लिए हम 10 लोग थे जिनकी ये कुल जमा 30 बीघा जमीन है, तो हमें अपने खेतों में जो है क्या चाहिए होगा, उतने ही बैल चाहिए होगा, आज के संबंध में ट्रैक्टर चाहिए होंगे, किसी के पास बीज खरीदने का पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास खाद लगाने का पैसा है, किसी के पास नहीं है। कलेक्टिव से क्या बना, हमने अपनी पूंजी भी जोड़ दी खेती के लिए, अपनी जमीन भी जोड़ दी और अपना श्रम भी जोड़ दिया, तो क्या होगा, खेती बेहतर हो जाएगी। कलेक्टिव फार्मिंग में 30 बीघे खेत पर 10 लोग मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है कि उत्पादकता में वृद्धि होगी, श्रम घट जाएगा और लाभ बढ़ जाएगा, तो सहकारी खेती को बढ़ावा। अगली बहुत बड़ी राहत, ऋण माफी, ठीक है, अगर जो भी ऋण लिए हैं किसानों ने उनको माफ कर दिया जाएगा। बकाया लगान में माफी, नहीं दे पा रहे टैक्स, इतना टैक्स ले रहे हैं अंग्रेज, नहीं दे पा रहे, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, तो सरकार आएगी अगर कांग्रेस की, तो इसमें कहा गया कृषि कार्यक्रम में कि बकाया लगान माफ कर दिया जाएगा। भैया मर जाएगा किसान, इसी से तो मर रहा था, तो बकाया लगान जो है माफ कर दिया जाएगा। अगला बेदखली कानूनों में संशोधन। पहले बेदखली क्या होती है, किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, किसी को उसकी जमीन से बेदखल कर देना, ये कहलाता है बेदखली। तो बेदखली कानून में संशोधन, इसको लिख लो फिर तुमको समझा दूं सरल तरीके से। बेदखली कानूनों में संशोधन, जैसे तुम लोगों ने हिंदी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, जाओ मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, इसका मतलब क्या है, अब तुमको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, यह है बेदखली। तो उसी तरीके से किसान क्या करते थे, ये अंग्रेज क्या करते हैं, किसान को उनकी जमीन से हटा देते, बेदखल कर देते, अब तुम्हारी ये जमीन नहीं रही, जमींदार एक दिन उनसे कह देगा कि तुम लगान नहीं दे पा रहे हो, तुमको हटाया जा रहा है, हम दूसरा किसी को पट्टा दे देंगे। तो बेदखली जो है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई। अगला पॉइंट लिखो, और इस संबंध में आखिरी पॉइंट, किसान सभाओं एवं संघों को, किसान सभाओं एवं संघों को मान्यता, कि जो किसानों के संघ हैं और किसानों की जो सभाएं हैं, किसान सभाएं तो कांग्रेस ने बनाई, संघ भी कांग्रेस ने बनाए, सरकार बनेगी तो इनको हम मान्यता देंगे कि किसान संबंधित कोई भी अगर मुद्दा होगा तो इनके प्रतिनिधि आकर हमें इन सब चीजों से अवगत करवा सकते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, इसके नीचे फुल पेज वाला बॉक्स बनाना, ऊपर 3 तरफ से बंद करना, फुल पेज बॉक्स बनाओ, लिखो कांग्रेस के भीतर, बॉक्स के अंदर लिखना है ये, कांग्रेस के भीतर इस प्रकार, अच्छा एक पॉइंट इसमें और लिख देना यार, ये वाला 1938 हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हो रहा है, ये सब लेफ्ट वामपंथ या समाजवाद का प्रभाव आ रहा है जो आर्थिक मुद्दों पर जोर देता है, ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, इसको लिख लो, फिर बॉक्स वाला पॉइंट लिखवाओ, बॉक्स वाला पॉइंट लिखो। हाँ, कांग्रेस के भीतर इस प्रकार समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस धारा के
प्रतिनिधि नेता थे, इस धारा के प्रतिनिधि नेता थे इस धारा को कांग्रेस के भीतर वामपंथ के नाम से जाना जाता है कि कांग्रेस के अंदर भी एक वामपंथ है, वामपंथ कम्युनिस्ट नहीं, जो समाजवाद से प्रेरित है। ठीक है, कहा जाता है कांग्रेस समाजवाद के प्रभाव में किसानों और मजदूरों से जुड़े अब विशेष ध्यान दे रही है, अब विशेष ध्यान दे रही है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस के भीतर एक युवा समाजवादी वर्ग उभर कर मजबूत हो जाता है। बॉक्स क्लोजेस हियर। उसके बाद हेडिंग डालो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हेडिंग में पहला बुलेट पॉइंट लिखो। 1934 में बंबई में जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। अगला पॉइंट, यह कांग्रेस से अलग कोई राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि कांग्रेस में एक दबाव समूह था। दबाव समूह समझते हो तुम लोग ना, कि अंदर ही है लेकिन दबाव समूह की तरह काम कर रहे हैं, भैया तुमको बदलने की कोशिश कर रहे हैं अंदर रहकर। कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह था। पूर्ण विराम। इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को पूंजीवाद से दूर करना, पूंजीवाद के प्रभाव में नहीं जाना है, पूंजीवाद से दूर हो जाना है, पूंजीवाद के प्रभाव से दूर करना और कांग्रेस में क्रांतिकारी समाजवाद की स्थापना करना। कांग्रेस में क्रांतिकारी समाजवाद की स्थापना करना था। आखिरी पॉइंट इसका लिख लो। इसके एक अत्यंत प्रभावी व महत्वपूर्ण नेता राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया थे। एक लास्ट फैक्ट और लिख लो। समाजवादी आंदोलन, ठीक है ना, समाजवादी आंदोलन ने कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी, ठीक है, दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी खेमेबाजी को तेज कर दिया। वामपंथ, क्या हम वामपंथी हैं तो कुछ लोग तो दक्षिणपंथी भी होंगे, तो उनका विरोध करो। खेमेबाजी को तेज कर दिया, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस को आंतरिक तनावों से गुजरना पड़ा। एक और लिख लो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अब जरा आ जाओ, अब देखो क्या हुआ जो हमने अभी पॉइंट लिखवाया आपको कि कांग्रेस क्या है। भाई कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर यहां पर स्थापित है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो
ये लड़ाई शुरू हुई, ये क्या हो गई, वाम पंथ बनाम दक्षिण पंथ, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। जब हम कहेंगे कि हम वामपंथी हैं तो इसका मतलब है किसी न किसी को तो दक्षिणपंथी कहेंगे ही, ठीक है, किसी न किसी को दक्षिणपंथी हम तब कहेंगे। तो यहां पर यह संघर्ष आने वाले समय में एक नई चुनौती को जन्म देने जा रहा है। अब है क्या इसमें, वामपंथ में हमने देखा नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, फिर ये सबसे बड़े नेता हैं, फिर जेपी हैं, लोहिया हैं, ठीक है, नरेंद्र देव आदि हैं, ठीक है। दूसरी तरफ तथाकथित रूप से, मतलब इसकी कोई स्पष्ट जो है परिभाषा नहीं है, लेकिन सरदार पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ये जो गांधी जी के करीब के लोग हैं आदि, ये दक्षिण पंथ के माने जाते हैं, ठीक है। अब ये इन लोगों की खासियत क्या है कि ये गांधी जी के करीब के लोग हैं, उनके अनुयायी माने जाते हैं, गांधी जी के करीब के लोग हैं। अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन को थाम के कौन बैठा है इसके शीर्ष पर, वो बैठे हैं गांधी जी। गांधी जी क्यों बैठे हैं, क्योंकि गांधी जी एक तरफ अपनी डोर जो है वो खींचे हुए हैं वामपंथ से और दूसरी तरफ से बांधे हुए हैं दक्षिण पंथ को। तो गांधी जी इन दोनों के शीर्ष पर एक तरीके से स्थित है, ठीक है, गांधी जी इसके शीर्ष पर स्थित है। इस इक्वेशन को आप समझ लीजिए कि ये चल रही है लड़ाई। अब इसमें हमें देखना है दो लोगों को, एक नेहरू को और एक सुभाष को, जेपी लोहिया नरेंद्र देव ये सब लोग हैं, प्लस इस वामपंथ में आते जाते रहते हैं, प्लस इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल, कम्युनिस्ट भी शामिल। निश्चित है कि संगठन पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, गांधीवादियों की, सरदार पटेल वगैरह की, और यहां पर संगठन में इनकी पकड़ कम है, लेकिन ये लोग जो है ना ब्लॉक बड़ा इनका बन गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखिए कि गांधी जी के साथ में नेहरू जी के भी मतभेद है और सुभाष के भी मतभेद है। ये सब बन रहा है, ये सब चल रहा है। 1935 का जो एक्ट है ना, दो तीन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जिनके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती। 1935 का एक्ट आया, 37 में चुनाव हो गए, और 37 में चुनाव हुए तो 1936 में जैसे गांधी जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज, गांधी जी का ये कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला है कि जो आदमी ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है गांधी जी उसी के हाथ में नेतृत्व दे देते हैं। गांधी जी का फॉर्मूला क्या है, गांधी जी का फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है, क्या, युवा जब मजबूत हो रहे हैं पार्टी के अंदर तो उनके हाथ में कमान दे दो, बागडोर दे दो। 1936 नेहरू अध्यक्ष, 1937 नेहरू अध्यक्ष, 1938 नेहरू जी ने के बाद में उन्होंने कहा सुभाष को बनाओ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, ठीक है, इतना हो गया। 1938 के बाद थोड़ा सा मामला फंस गया। किस मामले में फंस गया, 1939 में चुनाव है, ठीक है, 1939 में चुनाव है। रुको इसको ऐसे समझाता हूं तुमको, ठीक, कि ये गांधी जी का एकदम सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया, उसी के हाथ में नेतृत्व दे दो भाई, झगड़ा नहीं करेगा आदमी। असली समस्या खड़ी हुई 1939 के चुनाव से, ठीक है, समस्या खड़ी हुई चुनाव से, 1939 का चुनाव। अब 1939 के चुनाव में क्या हुआ कि नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने पूरी कांग्रेस में यह चुनाव बना दिया कि भैया ये चुनाव दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ पर लड़ा जाएगा, दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ का चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये जो लड़ाई थी इसमें नेताजी ने दक्षिण पंथियों पर हमले किए, जैसे चुनाव होता है एक दूसरे पे हमला किया जाता है, इस पर हमला किया नेताजी का दक्षिण पंथ पर हमला, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि तब तक नेताजी नहीं कहा जा रहा उनको ना, सुभाष चंद्र बोस का दक्षिण पंथ पर हमला। इस हमले में उन्होंने क्या कह दिया, जो इन दक्षिणपंथी नेताओं को, तथाकथित दक्षिणपंथी नेताओं को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। क्या कहा नेताजी ने, कहा कि दक्षिणपंथी नेता संघ या फेडरेशन, याद आ गया 1935 का एक्ट, संघ या फेडरेशन के मुद्दे पर अंग्रेजों के साथ गुपचुप समझौता कर रहे हैं, गुपचुप समझौता। एक तो यह आरोप उन्होंने लगा दिया, और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस में वाम पंथ बनाम दक्षिण पंथ का चुनाव है। ये चुनाव वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का चुनाव है, यानी कि अब ये तय हो जाना चाहिए कि वामपंथ रहेगा या दक्षिण पंथ रहेगा। ये पहली बार हो रहा था कांग्रेस में, और इसकी वजह से एक संकट पनप गया। तो अब जरा एक हेडिंग डालो, कांग्रेस में वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का संघर्ष।
कांग्रेस में वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का संघर्ष। हेडिंग डालो और लिखो लिखो समाजवाद के उभार के साथ ही कांग्रेस में वामपंथ और दक्षिण पंथ का विभाजन शुरू हो गया। विभाजन शुरू हो गया। इसको तो बना लिया होगा ना, इसको तो ड्रॉ कर ही डाला होगा, नहीं किया तो चलो मैं पहले 1 मिनट दे देता हूं तुमको, ड्रॉ कर डालो, लिख लो। ओके, तो वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का विभाजन शुरू हो गया। गांधी जी वामपंथ और दक्षिण पंथ के मध्य संतुलन स्थापित करते थे। वामपंथ एवं दक्षिण पंथ के मध्य संतुलन स्थापित करते थे। नई पीढ़ी के समाजवादी नेताओं को नेतृत्वकारी भूमिका देने के लिए उन्होंने 1936, 1937 में नेहरू को अध्यक्ष बनवाया। 1937 में हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती थी। क्योंकि ज्यादातर नेता तथा राज्य कांग्रेस गांधी जी को अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। परंतु 1939 में वामपंथ और दक्षिण पंथ का यह संघर्ष त्रिपुरी संकट, वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का यह संघर्ष त्रिपुरी संकट के रूप में सामने आ गया। त्रिपुरी संकट के रूप में सामने आ गया। और ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ लिया गया और मेंस में भी सवाल पूछ लिया गया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिपुरी संकट के रूप में सामने आ गया, इतना ऐड कर लेना इसके अंदर। ठीक है, त्रिपुरी संकट के रूप में सामने आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस चुनाव को दक्षिण पंथ बनाम वामपंथ का निर्णायक मुद्दा बना दिया। इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर रणनीति पर बहस की केंद्रीय भूमिका थी। अब देखो, उधर जो चल रहा है उसकी आहट सबको मिलने लग गई है। क्या? कि विश्व युद्ध होने वाला है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सब समझ गए थे कि अब हम आ गए द्वितीय विश्व युद्ध के करीब। ठीक है, सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया है। अब विश्व युद्ध हो गया है, दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका भारत पर प्रभाव है। तो कांग्रेस में दो धड़े बन गए हैं। ठीक है, कांग्रेस में दो तरीके के सोचने वाले लोग हैं।
एक। ठीक है, इसको लिख ले पहले, इसको जरा मेरे साथ बनाओ। कांग्रेस में बहस कि भाई क्या करना चाहिए कांग्रेस में। अब एक चीज तुम लोगों को बहुत संक्षेप में यहां पर बता दे, यहां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है उसकी वजह क्या है? जर्मनी आक्रामक हो गया है, हिटलर बहुत आक्रामक हो गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्रों में है। ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध संघर्षरत है। क्यों जर्मनी के विरुद्ध संघर्षरत है? क्योंकि हिटलर जो है वो इस समय उसके साम्राज्यवादी मंसूबे हो गए हैं। हिटलर के मंसूबे हैं साम्राज्यवादी। वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया में अब हमारा कब्जा हो। जर्मनी ये लगातार चाह रहा है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन यहां समस्या क्या है कि हिटलर तानाशाह है, तो तानाशाही के विरुद्ध ये संघर्ष है। और दूसरी तरफ भैया क्या चल रहा है कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार कर दिया है। ये भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहूदियों का जर्मनी में नरसंहार, भयानक नरसंहार, यानी अपने यहां के अल्पसंख्यकों को उसने बुरी तरह से जो है उनका नरसंहार किया है। तो ये लड़ाई दोहरी चल रही है, हिटलर तानाशाह है। तो एक संघर्ष जो है वो तानाशाही के विरुद्ध है, और दूसरा जो संघर्ष है वो इसको कहते हैं, इसको ऐसे मतलब, ठीक है ना, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये दोहरी लड़ाई चल रही। कांग्रेस में बहस है। कांग्रेस में बहस किस बात की है? एक तबका कहता है कि ब्रिटेन की परेशानी का फायदा उठाओ, कहे कि ब्रिटेन कौन हमारी ले, हमको गुलाम बना के रखा है, ब्रिटेन की परेशानी का लाभ उठाया जाए। पहली चीज उसमें क्या हो, पहला काम हमें करना चाहिए आंदोलन, अंदर से आंदोलन छेड़ दो। दूसरी चीज है कि ब्रिटेन के विरोधियों से सहयोग करो, ब्रिटेन के विरोधियों से सहयोग करो। अब ये समझ गया तुम लोग कि पहला जो धड़ा है वो धड़ा कह रहा है कि भैया हमको अंग्रेजों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, तुरंत एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाए और ब्रिटेन के विरोधियों से सहयोग किया जाए। जो लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो देश ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जर्मनी से सहयोग मिल जाए हम जर्मनी से ले लें, जापान से सहयोग मिल जाए हम जापान से ले लें, इटली से सहयोग मिल जाए हम इटली से ले लें, जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है उनके साथ चले जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ा है जो कह रहा है कि ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध अनिवार्य है, युद्ध अनिवार्य है। और इसमें क्या होगा, इसमें यदि अंग्रेज जो है स्वतंत्र कर दे, स्वतंत्र करें तो सहयोग, ठीक है, हम उनको सहयोग करें, और वरना फिर हम आंदोलन करें। तो बहुत फर्क नहीं है, दोनों आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बहस यहां पर छिड़ गई है। ठीक है, तो आपने ये जो है एक हेडिंग डालनी है, वो हेडिंग डालनी है द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर बहस, द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर बहस। लिखो जरा, इसको पहले पर बना लो 30 सेकंड्स में, जल्दी से इसको खींच दो। ओके, लिखो पहला पॉइंट, सितंबर 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया। इसकी पहले से ही आशंकाएं दिख रही थीं। ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध संघर्षरत था और कांग्रेस के कई नेता हिटलर जैसे तानाशाह के विरुद्ध संघर्ष को अनिवार्य मानते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जर्मनी में यहूदियों पर हुए अत्याचार अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय थे। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे में कांग्रेस के अंदर दो खेमे बन गए, हाइफन लगाओ, दो खेमे बन गए, हाइफन लगाओ।
और नीचे लिखो पहला खेमा। पहला खेमा मानता था कि ब्रिटेन की परेशानी का लाभ उठाया जाए, लाभ उठाया जाए और तुरंत एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ दिया जाए, तुरंत एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ दिया जाए। साथ ही साथ ब्रिटेन के विरोधियों से विदेशी सहायता लेने के प्रयास, ब्रिटेन के विरोधियों से विदेशी सहायता लेने के प्रयास भी किए जाएं, ठीक है। इस खेमे का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते थे। इसमें तीसरी चीज लिख लो, इस खेमे का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते थे। नेहरू इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, और समाजवादी भी कई सारे इसमें शामिल नहीं है। आंदोलन पर समाजवादी सहमत है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि ये सब हमको करना चाहिए, तो धुलमुल रवैया है। दूसरा खेमा मानता था कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध अनिवार्य है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध अनिवार्य है और अंग्रेज यदि स्वतंत्र कर दें तो भारत युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करे, यानी कि परेशानी का फायदा ना उठाए। वो तो कह रहे हैं कि हमको आजाद कर दो, सहयोग करें, ठीक है। यदि सहयोग ना करे तो उचित समय पर आंदोलन, सही समय आएगा तब आंदोलन किया जाएगा, तो उचित समय पर आंदोलन किया जाए, ठीक है। अब हेडिंग डालो, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट लिखो, त्रिपुरी संकट 1939 लिख लो, है ना। बार बार डेट्स वगैरह ऐसे दिखती रहेंगी, याद हो जाएंगी, तुमको याद ही नहीं करना पड़ेगा। त्रिपुरी संकट 1939 लिखो। उपरोक्त परिस्थितियों में, जो ऊपर हम लोगों ने परिस्थितियां देखी कि कांग्रेस के अंदर वामपंथ और दक्षिणपंथ की लड़ाई और दूसरी तरफ विश्व युद्ध को लेकर के बहस, उपरोक्त परिस्थितियों में 1939 का चुनाव बेहद तनावपूर्ण हो गया, बेहद तनावपूर्ण हो गया, ठीक है, तनावपूर्ण हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेता सहयोग के नाम पर 1935 के एक्ट में 1935 के एक्ट में प्रस्तावित संघ, ब्रैकेट में लिखना फेडरेशन, संघ के मुद्दे पर अंग्रेजों के साथ गुपचुप समझौता कर रहे हैं। दक्षिणपंथी नेताओं ने इसे अपना अपमान समझा, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को चुनाव लड़ने के लिए के सामने चुनाव लड़ने के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव के मैदान में उतारा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1580 वोट के मुकाबले सीतारमैया को थोड़ा सा सेंटेंस सही कर लो। सुभाष चंद्र बोस को, ने की बजाय को 1580 वोट के मुकाबले पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए।
सुभाष की जीत के बाद गांधी जी का वक्तव्य आया, डैश लगा दो लंबा सा आइकन, कोट अनकोट, गांधी जी का वक्तव्य आया कोट अनकोट, पट्टाभी सीता रमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीता रमैया की हार मेरी हार है। यह इस संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था। इसी वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता विशेष सत्र में कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हम अपने हिसाब से चलाएंगे, वामपंथ दक्षिण पंथ का संघर्ष है, ये चुनाव वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ है। तो जब वामपंथी अध्यक्ष बन गए तो उन लोगों ने कहा हम तो दक्षिण पंथी हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, आप चलाओ। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। पंत, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा पारित, गोविंद वल्लभ पंत, ये सब लोग जो है पटेल के करीबी हैं। अब देखो, आज तुमको लगता है कि पटेल सुभाष ये सब लोगों की कहानियां तुमको बहुत सुनाई देती है व्हाट्सएप पर। यहां क्या हो रहा है, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस आपस में भिड़े हुए हैं, और अगर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी तो उसकी बहुत बड़ी वजह सरदार पटेल थे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे ये सारे, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस से उनकी नहीं पट पाती थी, समाजवादियों से भी नहीं पटती थी। खैर, लिखो आगे। ठीक है, क्या लिखवाया है? हाँ, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्तावित पंत प्रस्ताव, ऐसे लिख देना, पंत प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस को अपनी कार्यकारिणी के चुनाव का न्योता दिया। अगला पॉइंट, दक्षिणपंथी नेताओं के बाद समाजवादी और कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस को विभाजित करने की किसी भी कोशिश से अपने को दूर कर लिया। नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु स्थितियां काफी बिगड़ चुकी थी। सुभाष भी गांधी के नेतृत्व को चुनौती नहीं देना चाहते थे। उनकी मूल समस्या सरदार पटेल आदि से थी। अंततः सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन भी कांग्रेस से अलग नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर अल्पमत में आ गए थे और अंततः 16-17 जनवरी को वो देश छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ये प्रकरण बीच में हो गया। अब झगड़ा तो ये है कि भैया अब आ रहा है, अब हो गया विश्व युद्ध। सितंबर में विश्व युद्ध हुआ और ये सब कांग्रेस के अंदर भी झगड़े चल ही रहे हैं। सितंबर में विश्व युद्ध हुआ, बिना भारतीयों की मर्जी के भारतीयों को युद्ध में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया, पूछा भी नहीं।
तो भारतीय नेता नाराज हो गए। ये अगर हम कह रहे हैं स्वतंत्रता तो हम सहयोग करें, तुम साला बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहते हो। तो अब एक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के बाद की परिस्थिति, आरंभ के बाद की परिस्थिति। देखो पहला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ते ही, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ते ही ब्रिटेन ने भारत को बिना किसी विचार विमर्श, भारत को बिना किसी विचार विमर्श युद्ध में खींच लिया, युद्ध में खींच लिया। भारतीय नेतृत्व जहां, भारतीय नेतृत्व जहां स्वतंत्रता मिलने पर सहयोग की बात कर रहा था, स्वतंत्रता मिलने पर सहयोग की बात कर रहा था, कुपित हो उठा। ठीक है, ये शब्द बढ़िया ना, कुपित हो उठा, कुपित हो उठा। अक्टूबर नवंबर 1939 के बीच कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर में दे दिए इस्तीफे, ठीक है, बाद में एक इस्तीफा और आखिर में आया अक्टूबर नवंबर। तो सारी जो सरकारें बनी थी, जो अभी हम देख रहे थे, जिनके कार्यों की हमने बात की, अच्छी बड़ी सरकारें चल रही थी, उन्होंने कहा इसी तैसी ले लो बेटा, 1935 का एक्ट पे हम चुनाव लड़े थे, हम इस्तीफा दे रहे हैं और अब हम करेंगे आंदोलन। ठीक है, 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में संपन्न हुआ। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में संपन्न हुआ। मौलाना आजाद इसके अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि पूर्ण स्वाधीनता से कम, पूर्ण स्वाधीनता से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं है। अब सवाल ये बन जाएगा, जो सत्र आते हैं कठिन है थोड़े से, ठीक है ना, कठिन सत्र हो जाते हैं। तो इसको एक चीज लिख लो, फिर कुछ बताऊं मैं कि कांग्रेस का रामगढ़ सत्र झारखंड स्थित, झारखंड स्थित रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसी जगह हैं, बाकी तुम जानते हो, कलकत्ता अधिवेशन तुम जान रहे हो, दिल्ली अधिवेशन तुम जान रहे हो, मद्रास अधिवेशन तुम जान रहे हो, चर्चित चर्चित अधिवेशन है। कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जिनको आपको उनकी जगह के नाम से याद रखना चाहिए। ये जब मैं थोड़ा सा कांग्रेस सेशंस पे बताऊंगा तो फिर तब बता दूंगा। ये आपका झारखंड है, पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। तो ये मौलाना आजाद ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी, ठीक है, कि हम ये करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि ये जो तमन्ना जो पूछ रही थी, गाजर और छड़ी का सिद्धांत, मैं लगातार इंतजार कर रहा था कि उपयुक्त समय आए, उपयुक्त समय आ गया। गाजर और छड़ी क्या है कि कभी तो आप गाजर लटका के गधे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि भैया तुम्हारे आगे गाजर लटक रही है, जितना गधा आगे बढ़ रहा है उतनी ही गाजर आगे बढ़ रही है, तो गधा चलता रहेगा ना, काम चलता रहेगा। और कभी अगर गधा रुक जाए, हमको लगे कि गाजर से उसको ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो मानो छड़ी चाबुक, अब गधा चलने लगेगा। तो दरअसल अंग्रेजों की यह नीति है कि पहले गाजर लटकाओ, गाजर से काम ना बने तब भी लगे कि गधा तो रुक जा रहा है, चप से छड़ी मारो। क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट लाएंगे, गाजर लगाई लटकाई नरमपंथियों के लिए, और गरमपंथी ज्यादा आगे बढ़े, 1919 में ले रौलट एक्ट की छड़ी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1919 में फिर गाजर लटकाई। ठीक है, तो गाजर भी लटका रहे हैं, रौलट एक्ट भी ला रहे हैं, तो रौलट एक्ट गाजर, दोनों गाजर और छड़ी साथ साथ में। उसके बाद क्या करेंगे कि आगे चल करके 1935 में गाजर लटकाएंगे, और उसके बाद जो है भारतीयों के ऊपर छड़ी मार देंगे, क्या बिना पूछे उनको विश्व युद्ध में खींच लेंगे, तब इज्जत भी नहीं करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन भेज देंगे, छड़ी मार देंगे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी थोड़ी भी औकात नहीं है, गांधी इरविन समझौता कर लेंगे, गाजर लटका देंगे। तो एक तरफ दमन और एक तरफ जो है सुधार, इस नीति को ही छड़ी और गाजर की नीति कहा जाता है। तो ये बार बार आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही कांग्रेस ने करी तैयारी, वैसे ही जसरे जो है ना, इनका दिमाग ठिकाने आ गया। अगस्त प्रस्ताव ले आए 1940 में। इन्होंने कहा कि भाई हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस हमारी आलोचना कर रही है कि हमने पूछा नहीं और भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। तो भैया शिमला में ये बैठे थे वायसराय, वहां से प्रस्ताव भेजा कि हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर देंगे, 12 में से 8 सदस्य अब हम भारतीय बना देंगे, युद्ध परामर्शदात्री समिति बनाएंगे जिसमें अल्पसंख्यकों को भी हम महत्व देंगे,
क्योंकि ये बात कर रहे हैं कांग्रेस से, और दूसरी गोद में इधर जो ना बगल बच्चा मुस्लिम लीग को दबाए रहते थे, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग वाला बच्चा ना कांग्रेस के सामने इसे खड़ा रहता था कि हम मुसलमानों के असली नेता तुम नहीं हो भैया जी, ये वाला मूड चलता रहता था। तो हमेशा जब कांग्रेस आती थी कि हम इस देश के प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम लीग बच्चा दिखाती थी कि देखो मुसलमानों का प्रतिनिधि तो हमारे बगल में बैठा। ये युद्ध के बाद उन्होंने कहा जब युद्ध बीत जाएगा तब हम अपना संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे, ठीक है। फिर शर्त लगा दी कि अधिकार तो तब देंगे जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने मतभेद सुलझाएं, और अभी हम तुमको क्या दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं तुमको डोमिनियन स्टेटस। और फिर बोल दिया कि बस मुश्किल यही है कि अल्पसंख्यक जब तक अपनी राय नहीं रखते हैं तुमको आजाद कैसे करते हैं। अल्पसंख्यक कार्ड है, अगस्त प्रस्ताव 1940, कांग्रेस ने तुम्हारी ऐसी तैसी वर्धा बैठक में कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। जरा लिख लो अगस्त प्रस्ताव, लिख लो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के ये जो प्रोविजंस है इस पर नजर डालो, सवाल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा यही सवाल आएगा। और मेंस का जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि में भी अगस्त प्रस्ताव काम आ जाएगा। भारत मांग रहा है स्वतंत्रता, आप दे रहे हो डोमिनियन स्टेटस। भारत मांग रहा है स्वतंत्रता, आप कह रहे हो कि युद्ध के बाद का कौन सा भरोसा अभी चाहिए। और उसमें भी आपने शर्तें लगा दी कि भैया मुस्लिम लीग और अल्पसंख्यकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। गांधी जी ने कहा ठीक है, लो अगस्त में आया प्रस्ताव, और गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों ने बहुत कर लिया, ये सहयोग करने वाले लोग नहीं है। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं ना, कोई बहुत खराब आदमी होता है, आप कहते हैं सर हम बहुत अच्छा व्यवहार किए, वो नहीं बदला, फिर एक समय के बाद हम मान लिए कि इसको बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजों की वही हालत है। गांधी जी ने कहा कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, अंग्रेजों को परेशान करना हमारी रणनीति नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम आपको अभी बिला वजह छेड़ें। व्यक्तिगत एक एक आदमी जो है ना, कोई एक आदमी आज सत्याग्रह कर रहा होगा यहां पर, तो कोई दूसरा आदमी वहां कर रहा होगा, हर जगह पर एक आदमी सत्याग्रह कर रहा होगा। रोज के लिए चुने जाते थे कि सत्याग्रही, इसीलिए इसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अक्टूबर 1940, सीमित प्रतिरोध, क्या बताना था कि भारतीय तुमको परेशान नहीं करना जा रहे हैं, कि ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन हम जो है अब तुमको चाहते भी नहीं है। विरोध और अभिव्यक्ति का अधिकार हो, सत्याग्रहियों का चुनाव किया गया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हैं, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट बात है कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही। अक्टूबर से शुरू हुआ एक एक आदमी का सत्याग्रह है ये, जुलूस नहीं ले जाना, भीड़ नहीं ले जानी। कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए मालूम, 21,000 लोग, 25,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 25,000 लोग गिरफ्तार हो गए मई 1941 तक। और उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी होने से बच जाए तो सारे लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़े, और इसको भी कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। दो दिल्ली चलो आंदोलन है, दूसरे का भी आएगा थोड़े समय के बाद में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां हम आ गए कि अब आंदोलन की परिस्थितियां बन गई, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया और बहुत सफल हो गया। तो अब अंग्रेजों के सामने कांग्रेस फिर से एक बड़ा आंदोलन लेकर आने वाली है, और ये जो है कहानी हमारी अब सीधे आ जाती है 1900 कहां पर, 42 पर, ठीक है। हाँ तो ये हो ही गया, ठीक है, पहुंच गए। आज का टास्क तो पूरे कर लिया हम लोगों ने। तो फिर से तुम्हारे सवाल रह गए थोड़ा सा ना, हम लोग जो है जिस दिन भी थोड़ा कोई छोटा टॉपिक पकड़ेंगे उस दिन वो सवाल का जवाब दे देंगे। तमन्ना के सवाल को तो हमने लगभग बता दिया, ठीक है। बाकी अभी नेताजी आएंगे तो प्राची के सवाल पर बात कर लेंगे। अच्छे सवालों पर मेरा हमेशा बात करने का मन करता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास में।